हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो बेटा एक बारी मुझे बता देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सबसे पहले बता दो, ठीक है? आई एम बेटर, आई एम नॉट बेटर बट आई एम ओके, आई एम नॉट बेटर बट आई एम ओके। आज थोड़ी और अभी स्थिति सही नहीं है, और कल हमारी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार हमारे इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं, और हम सब ने बेटा पढ़ा है कि हमारे इयोसिनोफिल्स एलर्जी के केस में बढ़ते हैं, बट अभी तो पता नहीं है बेटा किस चीज से एलर्जी है। अब जो भी खाएंगे उसका बेटा नोटिस करना पड़ेगा कि क्या खा रहे हैं, किस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। आपको अभी आईज स्वेल्ड अप दिख रही होगी, राइट आई में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है, अगर आप सामने से मेरे को देखते तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ना आंख में किसी ने बॉक्सिंग मार दी है गुस्से में, ठीक है? तो इस वाली आई में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। और आज सुबह भी एक क्लास थी, अभी अभी जस्ट आपसे पहले, और अभी आपकी भी क्लास है ना? फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स है। यस, चलिए इसी बात के साथ में बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कक्षा। और आज है लेक्चर नंबर 5 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, अच्छा सॉरी 6 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 6। एंड आज हमें करना है स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2, ठीक है? फटाफट से बेटा, यस फटाफट से इसको बेटा करते हैं। हाँ, आप एलर्जी के बारे में पता है डिटेल में पढ़ेंगे जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। बाई चांस अगर बेटा तुमने अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल किया जो तुम्हारे बेटा क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड है, जिसमें सालों से जंग लग चुकी है, अगर बाई चांस इसका इस्तेमाल करते हुए तुम गलती से पास हो जाते हो तो तुम पढ़ोगे एलर्जी वाले टॉपिक के बारे में, वहां पढ़ोगे कि एलर्जेंस कैसे काम करते हैं, है ना? खैर जैसे भी काम करते हैं, पर भगवान करे अभी और काम ना करे, है ना? बहुत ही दिक्कत देते हैं। चलिए स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम चलाते हैं एक छोटा सा समाप्ति एक्सप्रेस, और समाप्ति एक्सप्रेस में हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेटा मसल्स रिलैक्सेशन, और हमने पढ़ा था बेटा रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर, और स्केलेटल सिस्टम हमने शुरू कर दिया था, राइट? हमने पढ़ा था कि आपकी होती है एक पहले मसल रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था। जब मसल्स को रिलैक्स होना होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी सिग्नल नहीं आता आपके मोटर न्यूरॉन से। देयर आर नो सिग्नल्स फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से कोई सिग्नल नहीं आता। और जब मोटर न्यूरॉन से सिग्नल नहीं आता तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते तो बेटा कोई बाइंडिंग नहीं होती, बाइंडिंग नहीं होती तो मसल्स एक्साइटेड नहीं होते, मसल्स एक्साइटेड नहीं होते तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज नहीं होता। जब कैल्शियम रिलीज नहीं होता तो कैल्शियम की बाइंडिंग नहीं होती ट्रोपोनिन से, तो ट्रोपोनिन एक्टिन की एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखता है। तो ये इस प्रकार से मसल रिलैक्सेशन होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर नहीं निकलता, बल्कि कैल्शियम उसके अंदर पंप बैक हो जाता है जब मसल रिलैक्सेशन वाला टाइम आता है। तो रेड मसल फाइबर्स बेटा लाल रंग के होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर सफेद रंग के होते हैं। लाल में मायोग्लोबिन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ऑक्सीजन स्टोरेज ज्यादा, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाइट में मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ऑक्सीजन स्टोरेज, मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन स्टोरेज कम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो लैक्टिक एसिड। रेड मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम तो कैल्शियम स्टोरेज कम, तो करती है स्लो कॉन्ट्रैक्शन पर लंबे दौरान के लिए। आपकी व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा, तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है बट थक जाती है जल्दी, ठीक है ना? फिर आपने पढ़ा कि हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होती है जो मेजरली बनी होती है बोन्स की, जिसमें कुछ कार्टिलेजेस भी होते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम जो आपको सपोर्ट देता है, और इसमें हड्डियां होती है 206। एक बारी बेटा रिवाइज करो क्विकली, कितना याद आ रहा है? एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां। एक्सियल स्केलेटन की हड्डियों को कैसे डिवाइड किया? आपका एक हो गया बेटा सर, हेड में हो गई 29 हड्डियां। हेड में आता है आपका स्कल, स्कल में आती है एज पर एनसीईआरटी 22-23 में आज समझाऊंगी। अगर आप 22 हड्डियां बोलते हैं तो क्रेनियल बोन्स 8, फेशियल बोन 14, और एक होती है बेटा आपकी हेड में हाइओइड बोन, आज पढ़ेंगे, और 3 ईयर ऑसिकल्स इधर, 3 ईयर ऑसिकल्स इधर, 6
टोटल हो गई बेटा आपकी 29 हड्डियां सर के अंदर। फिर आती है रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम होती है 1, रिब्स होती है 12 पेयर यानी 24। फिर आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि 26। इन सबको ऐड करो, 26, 25 और 29, 80 हड्डियां तुम्हारी एक्सियल स्केलेटन की। फिर आती है तुम्हारी अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है तुम्हारी बेटा लिम्ब बोन्स, 30 हड्डी 30 हड्डी 30 हड्डी 30 हड्डी 120 हड्डी, यानी कि बेटा टोटल 120 हड्डियां तो तुम्हारे लिम्ब में ही होती है। 4 लिम्ब में 30 इंटू 2, हाइंड लिम्ब में 30 इंटू 2, और फिर होती है गर्डल बोन्स, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। आपकी जो पेल्विक गर्डल होती है उसमें होती है बेटा आपकी 4 हड्डियां, आपकी सॉरी पेक्टोरल गर्डल होती है उसमें होती है 4 हड्डियां, पेल्विक गर्डल उसमें होती है बेटा 2 हड्डियां, टोटल हो गई बेटा 6 हड्डियां। आपकी स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां कंप्लीट हो गई। फिर आपने शुरू किया था एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में शुरू किया था क्रेनियम। आपने एक अति सुंदर एनिमेशन देखा था क्रेनियम और फेशियल बोन्स को समझने के लिए। आई एम श्योर अब आप पोजीशंस को समझ पाए होंगे। जब आप क्रेनियम की हड्डियां कहते हैं, जो आपका ब्रेन बॉक्स होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम में होती है 8 हड्डियां, कुछ पेयर्ड होती हैं कुछ अनपेयर्ड होती हैं, मतलब कुछ सिंगल होती हैं कुछ डबल होती हैं। आपकी फ्रंटल बोन सिंगल, आपकी पैराइटल बोन पेयर्ड, आपकी टेम्पोरल बोन पेयर्ड, आपकी ऑसिपिटल बोन सिंगल, और फिर बेटा आपके स्कल के बीचों बीच एक बटरफ्लाई लाइक एक बोन होती है जिसे बोला जाता है स्फीनॉइड बोन, वो भी कहीं ना कहीं क्रेनियम में आके क्रेनियम का पार्ट फॉर्म करती है। एंड इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड बोन एक्चुअल में रूफ बनाती है नेजल कैविटी का, बट वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है तो हमने उसकी लोकेशन नहीं देखी है। हमने स्फीनॉइड बोन के बारे में लिखा था कि स्फीनॉइड बोन के पास एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका एनक्लोजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने ऑसिपिटल बोन के बारे में लिखा था कि हमारी जो ऑसिपिटल बोन होती है उसमें मैम ऐसे 2 प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। आज आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है अपने पास, इसीलिए अपनी स्कल होती है डाइकॉन्डाइलिक। कैसी होती है अपनी स्कल? डाइकॉन्डाइलिक। और ये बेटा यही दोनों कॉन्डाइल्स आप आज देखोगे आपकी वर्टिब्रल कॉलम में आपकी वर्टिब्री के साथ, हाँ आपके वर्टिब्री के साथ बनाते हैं जॉइंट्स, जिसकी वजह से आप ये वाली मूवमेंट कर पाते हो। आज आप पढ़ोगे इसके बारे में, जॉइंट बनाती है ना। और आपके ऑसिपिटल बोन में ही एक ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। या तो आप बोल दो ऑसिपिटल बोन में है, या तो आप बोल दो बेटा एट द बेस ऑफ स्कल है। और इस फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होती है, जिससे कि वो जाके आगे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करे। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था फेशियल बोन्स, जिसमें आपको मैंने कहा था आप जितना इससे दूर भागोगे आपको यही वाली ट्रिक, बेकार बकवास ट्रिक के नाम पे धब्बा वाला जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एनएमजी, हाय मैं गिरने वाली थी, एनएमजी एलपीआई एमवी, नेजल, मैक्सिले, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, मैंडिबल एंड वोमर। नेजल बोन जो आपकी ब्रिज ऑफ द नोज है, एनएमजी एलपीआई एमवी। देखो सब वही चीज लिख रहे हैं, जितना भी तुम इसको बेटा गंदा बोलो पर तुमको यही याद आएगा। और इस सीक्वेंस में क्यों याद करना है? क्योंकि सिर्फ ये 2 हड्डियां होती है जो सिंगल होती हैं, बाकी सारी पेयर्ड होती हैं। ब्रिज ऑफ द नोज, नाक की जो ब्रिज होती है बेटा जिसमें तुमने चश्मा लगाया हुआ है, दैट इज योर नेजल बोन। एक इधर होती है एक इधर होती है। मैक्सिले अपर जॉ की हड्डी को मैक्सिले बोला जाता है। जाइगोमैटिक आपकी चीक बोन्स, प्रोमिनेंस ऑफ द चीक। लेक्राइमल जो तुम्हारी आंखें, जो स्कल के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के कुछ पार्ट को फॉर्म करती है लेक्राइमल बोन। ये आपके अपर जॉ में होती है बेटा मैंडिबल। अभी मैं एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाऊंगी। लोअर जॉ की जो हड्डी होती है दैट इज योर मैंडिबल, अपर जॉ की मैक्सिले। अपर जॉ ब्रिज ऑफ नोज, प्रोमिनेंस ऑफ द चीक। आपको अगर चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा इसकी लोकेशन लिख लो, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दे रही हूं सीक्वेंस में, ब्रिज ऑफ नोज ये होती है आपकी नेजल, मैक्सिले होती है आपकी अपर जॉ, आप चाहो तो उनके ब्रैकेट में लिख लो। जाइगोमैटिक आपकी चीक बोन्स होती हैं, चीक बोन्स है ना। लेक्राइमल ऑर्बिट में होती है, ऑर्बिट। पैलेटाइन हार्ड पैलेट, जो आपका हार्ड पैलेट होता है ऊपर की तरफ, हार्ड पैलेट, दैट इज योर पैलेटाइन। इंफीरियर नेजल कॉन्केव, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, नेजल है तो नाक। आपकी जो नेजल कैविटी होती है, तो नेजल कैविटी के साइड के दीवारों को, आपकी जो नेजल कैविटी है उसमें साइड लेटरल वॉल्स को बनाने का काम होता है,
जैसे कि मैंने कहा लोकेशन एनसीईआरटी में दी नहीं है, पर अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेटरल वॉल ऑफ नोज, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दिया नहीं है एनसीईआरटी में, है ना। लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, फिर इंफीरियर नेजल कॉन्के के बाद आ गया मैंडिबल, मैंडिबल होता है लोअर जॉ, और फिर आता है वोमर, वोमर होता है ट्रायंगुलर शेप का, और वो ट्रायंगुलर शेप में नोज के एकदम सेंटर पे, नेजल कैविटी के एकदम सेंटर पे होता है मीडियन, मीडियन ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के एकदम सेंटर पर होता है। आपने यहीं तक पढ़ा था कल की क्लास में, इसके आगे आज हम पढ़ेंगे बेटा। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीवन, ठीक है, डन डन डन, तो एक थम्स अप दे दो अगर यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। यस एवरीबॉडी, ठीक है, आगे बढ़े। ये जो दोनों बोन्स को मिला के नंबर ऑफ बोन्स बनती है, ये है 22 हड्डियां। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी कहती है स्कल। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग तो करते हैं, यहां तक कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग तो करते हैं। स्केलेटल सिस्टम खोलो बेटा एनसीईआरटी का, स्केलेटल सिस्टम एक बार खोलो एनसीईआरटी का बेटा, पढ़ना है मेरे साथ साथ पढ़ना है, ताकि एक बार देख लें कि कोई चीज छूटी तो नहीं है ना। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। बोला फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स का और कार्टिलेज का मिलके बना है, बट ज्यादातर बोन्स है, कार्टिलेज कम है। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। बोला कि मूवमेंट में इसका रोल होता है ऑब्वियसली। इमेजिन चूइंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। इमेजिन करो अगर आपको कोई कहे कि क्या आप बिना जबड़े के क्या च्यू कर पाते? भाई देखो आपकी लोअर जॉ अपर जॉ का कितना बड़ा रोल है ना। इमेजिन वॉकिंग विदाउट बोन्स, लिम्ब बोन्स होते नहीं तो तुम वॉक कैसे करते, है ना। बोन्स एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होती है, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है, कल की क्लास में भी आपको बताया है ना। फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, फॉर्मर मतलब बोन, बोन पहले लिखा हुआ है तो वो फॉर्मर हो गया, उसकी हार्ड मैट्रिक्स होती है, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। और आपकी कार्टिलेज की बेटा सॉफ्ट स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स होते हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है उसके अंदर। इन ह्यूमन बींग्स द सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 हड्डियां, हमारे में यही स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियां एंड अ फ्यू कार्टिलेज, कुछ कार्टिलेजेस का बना है। दो मेन डिवीजन है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां आती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कैसे? मेन एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसमें आता है आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, आपका स्टर्नम, आपका रिब्स, ये बनाता है आपके एक्सियल स्केलेटन को। स्कल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। अब इसके अनुसार अगर आप देखोगे, इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो 22 हड्डियां बनती है। देखो स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन, इसके अनुसार आपकी 22 हड्डियां बनेंगी, क्रेनियल एंड फेशियल, दैट कंप्राइजेस बेटा 22 हड्डियां। अब आगे आप देखोगे कि 23 हड्डी भी एनसीईआरटी कह रही है, कैसे अभी आपको मैं बताऊंगी। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं 8 इन नंबर। इनके नाम एनसीईआरटी के डायग्राम में दिए हुए हैं बेटा, यहां पे लिखा नहीं हुआ है। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ये क्रेनियम बनाती है ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स, जो फेशियल रीजन होता है फेस वाला, वो फेशियल बोन से बना हुआ है बेटा। फेशियल बोन्स होती है टोटल 14 स्केलेटल मतलब 14 हड्डियां। अ सिंगल यू शेप हाइयोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि देखो यहां पे बोला है एक सिंगल बोन होती है यू शेप की, जो आपके बकल कैविटी के नीचे होती है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। पहले लिखा है स्कल इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स, क्रेनियम एंड फेशियल यानी 22, और नीचे लिख दिया है हाइयोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। इसके अनुसार आपके स्कल में तो 23 हड्डियां हो गई। है तो हाइयोइड तुम्हारे हेड का पार्ट, हेड में तुम्हारे पास स्कल है, हेड में तुम्हारे पास हाइयोइड है, हेड में तुम्हारे पास बेटा ईयर ऑसिकल्स है, टोटल 29 हड्डियां हैं हेड में। बट उसमें जो स्कल है, स्कल में 22 भी कह सकते हो, 23 भी कह सकते हो, एज पर एनसीईआरटी दोनों कभी भी नहीं देंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या हम बेटा हाइयोइड वाला पॉइंट स्टार्ट करें? यस,
क्या हम हाइयोइड के पॉइंट से लिखना स्टार्ट करें? आज का टॉपिक स्टार्ट करें प्यारे सपोलो। अच्छा, एक बार ये एनसीईआरटी का भी ये डायग्राम देख लो, चाहे तुम दुनिया भर की पीएचडी कर लो, बट अगर तुम एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर बेटा लेबलिंग तो यहीं से पूछेंगे। लेबलिंग में तुम्हें इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, लेबलिंग तो तुम्हें एनसीईआरटी से ही देंगे। ठीक है, एक बार ही देखो, ये है बेटा फ्रंटल बोन, एनसीईआरटी में शेड कर देती हूं, ये है तुम्हारा फ्रंटल बोन। ठीक है, ये है तुम्हारा बेटा पेराइटल बोन, मैं शेड कर दे रही हूं पेराइटल बोन, और उस जिस बोन को लिख रही हूं उसको उस कलर से गोला बना दे रही हूं। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑसिपिटल बोन, ये पूरा ऑसिपिटल बोन है, और ऑसिपिटल बोन में यहां कॉन्डाइल्स भी दिखा रखे हैं, तो क्योंकि लेबलिंग में पूछ सकते हैं इसीलिए बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल की भी लेबलिंग कर लो, दिस इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा लोअर जॉ का बोन, ये दिस इज योर मैंडिबल, दिस इज योर मैंडिबल। ये आ गया बेटा तुम्हारा लैक्राइमल बोन, ऑर्बिट में होता है, दिस इज योर लैक्राइमल ऑर्बिट। फिर आ गया तुम्हारा ब्रिज ऑफ द नोज, जिसमें चश्मा पहनते हैं, दिस इज द ब्रिज ऑफ द नोज, क्योंकि साइड फेस है तो एक ही दिख रहा है, आधा उस तरफ होगा। ये है तुम्हारी चीक बोन, प्रोमिनेंस ऑफ द चीक, आपकी चीक की हड्डी, ये दिस इज योर चीक बोन, ये वाली हड्डी, दिस इज योर जाइगोमैटिक। और कुछ हड्डियों को कलर नहीं किया है बट आपको नजर आ रहा है, एक तो ये वाला एरिया, ये स्फीनॉइड है, क्योंकि स्फीनॉइड जो होती है बटरफ्लाई लाइक, वो अंदर तो है, अगर खोपड़ी खुले तो कल की तुमने एक्सप्लोडेड स्कल में देखा था ना, सेंटर पे होती है बेस ऑफ द स्कल, बट उसकी जो विंग्स है ना वो क्रेनियम का पार्ट बनाती है। इस साइड में भी था उसका हिस्सा, इस साइड में भी था, और सेंटर में वो बटरफ्लाई लाइक थी। किसी को याद आ रहा है ये चीज? एनिमेशन देखी थी एक और बार, जब आप बेटा जाइगोमैटिक को देखते, सॉरी स्फीनॉइड को देखते हैं, तो अगर खोपड़ी को खोल दो तो अंदर बटरफ्लाई के जैसा है, बट उसके जो साइड्स वाले पार्ट है वो यहां और यहां भी आपको नजर आते हैं थोड़े से, तभी तो बेटा वो क्रेनियम को बना रहे हैं। यहां जो आपको नजर आ रहे हैं तभी तो आपको क्रेनियम को बना रहे हैं। तो ये जो है स्फीनॉइड बोन है। और इथेमॉइड जो होती है आपके नेजल जो कैविटी है उसके अपर रूफ को बनाती है, नेजल कैविटी के रूफ को। तो यहां पे तो क्लियरली उतना नजर नहीं आएगा, बट यहां पे इन्होंने ये देखो इसे मार्क किया हुआ है, इसे इथेमॉइड बोन। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने जो लेबल किया है वहां से तो वो क्वेश्चन बनाएगी बेटा, तो आपको एनसीईआरटी याद रखनी है। और ये अपर जॉ की हड्डी हो गई आपकी मैक्सिले, अपर जॉ की हड्डी हो गई मैक्सिले। धन्यवाद वैष्णवी, यस एवरीबॉडी, डन हो गया। एनसीईआरटी की लेबलिंग को भी याद रखना है। आजकल के जो आजकल का पैटर्न है, उस पैटर्न में बेटा आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। ठीक है ना, अब हम शुरू करेंगे बेटा हाइयोइड बोन से, ठीक है ना। चलिए जी, आपके चैट्स थोड़े रुक गए हैं, एक बार चेक करा लिया जाए। हाँ, चैट्स फ्रीज हो गए। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत फीचरिंग आर प्यारा जग से न्यारा सपोला, जो कि बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराइए, आप जूलॉजी की क्लास में हैं तो काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए जो आपको ये हाइयोइड बोन हाइयोइड नहीं दिख रहा है, आपको एक सपोला दिख रहा है, या सपोली भी हो सकती है। और यहां जो आपको एक हड्डी दिख रही है बेटा, दिस हड्डी इज द हाइयोइड बोन। सिंगल होती है, यू शेप होती है, यू शेप होती है बच्चों, और इसे बोला जाता है हाइयोइड बोन। ठीक है, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो क्योंकि मेरे बाल थोड़े गीले हैं, तो आई हैव ओपन माई हेयर फॉर सम टाइम, ओके, देन आई विल टाई इट बैक। इतना एक्सप्लेन मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने कर दिया। ठीक है ना, तो बेटा इसे ये जो सिंगल हड्डी आपको दिख रही है बेटा, विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, आपके बक्कल कैविटी के नीचे होती है। कह रहे हैं फ्लेक्सिंग, कह रहे हैं ये फ्लेक्स कर रहा है अपने इसको, जॉ को, जॉ लाइन कितनी शार्प दिख रही है इसकी, है ना। तो ये जो आपको बेटा सिंगल हड्डी दिख रही है, विच इज प्रेजेंट एट द ये लोअर जॉ के नीचे, ये लोअर जॉ के नीचे, ये मतलब
बक्कल कैविटी के नीचे बेसिकली एज पर एनसीईआरटी आप कहते हो, इस हड्डी को आप बोलते हो, इस हड्डी को बोलते हो हायोइड बोन। इसकी जॉ लाइन काफी शार्प है क्योंकि ये वर्कआउट बहुत करता है ना, तो जैसे मैम की भी देखो जॉ लाइन थोड़ी सी तो हाँ इस सपोले की जैसी नहीं है पर शार्प तो है। हाँ, तो आप जब हायोइड की बात करते हैं तो हायोइड के बारे में बेटा आप क्या लिखते हैं? आप हायोइड के बारे में लिखते हैं, पहले तो बेटा ये सिंगल है, ये बेचारा सिंगल है, बेचारा तो नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि ये सिंगल है। सिंगल यू शेप, भाई बोर्ड को बड़ी मौत आती है, सिंगल यू शेप्ड बोन, सिंगल यू शेप बोन। आपको यू शेप दिख रहा है इसका? आपको इसका यू शेप दिख रहा है? यस, यू शेप में होती है और लोकेशन होती है इसकी, मेरे प्यारे सपोलो, लोकेशन होती है इसकी बिलो बकल कैविटी, बिलो बकल कैविटी। अकेला है, अकेला है और बकल कैविटी के नीचे है, यू शेप में है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को देखा, क्या लिखा बेटा आपने? एज पर एनसीईआरटी, और इसीलिए इस पॉइंट को मैं करूंगी बेटा स्टार मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं यहां पे लिखूंगी भी बेटा एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी जिंदाबाद, एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एज पर एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, एज पर एनसीईआरटी hyoid is also included in skull, hyoid is also included in skull, hyoid is also included in skull, जिसकी वजह से स्कल में आप 23 हड्डियां भी कह सकते हैं। इसके अनुसार 23 बोन्स हो जाएंगी। पर कृपया करके कई महान सपोले ये पूछते हैं कि मैम बताओ 22 और 23 में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ज्यादा करेक्ट कुछ नहीं होता बेटा, दोनों करेक्ट है। 22 भी कह सकते हो, 23 भी कह सकते हो, पर जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वैसा आंसर देना आपने, ठीक है? लेकिन ये पता होने चाहिए, दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए कि 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। समझ में आ गई बेटा बात? सिंगल है, यू शेप है, आपके बकल कैविटी के नीचे है और इंक्लूडेड इन स्कल है, ये हम कह सकते हैं। फिर ये एक ऐसी हड्डी है जो दूसरे किसी हड्डी के साथ में आर्टिक्यूलेट नहीं करती। आर्टिक्यूलेट ना करने का क्या मतलब है? आर्टिक्यूलेट ना करने का मतलब है भाई ये किसी के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती। ये कहती है मैं किसी और हड्डी के साथ में नहीं ज्वाइंट बनाऊंगी। आप देखोगे आपकी हड्डियां ज्वाइंट्स बनाती है, आपकी ह्यूमरस यहां पे ज्वाइंट बनाती है जिसकी वजह से ऐसे मूव कर पाते हो। आपकी ह्यूमरस यहां गर्डल बोन के साथ में ज्वाइंट जुड़ती हैं, ज्वाइंट बनाती हैं जिससे आप ये वाली मूवमेंट कर सकते हो। आपकी ऑसिपिटल बोन आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में ज्वाइंट बनाती है जिसकी वजह से आप ये मूवमेंट कर सकते हो। जुड़ती हैं हड्डियां आपस में। आपकी स्कल बोन्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं, ज्वाइंट है बेटा, है ना? लेकिन ये एक ऐसी हड्डी है, कहती है मैं किसी भी दूसरी हड्डी के साथ में आर्टिक्यूलेट नहीं करूंगी, मतलब मैं ज्वाइंट नहीं बनाऊंगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा? हम यहां पे लिख सकते हैं इट डज नॉट आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट मतलब जुड़ना, इट डज नॉट आर्टिक्यूलेट। मैं यहां पे लिख दे रही हूं जुड़ना, इससे पहले कि आप इसकी हिंदी में वर्णन मुझसे पूछे। इट डज नॉट आर्टिक्यूलेट विद एनी अदर बोन। किसी भी दूसरी हड्डी के साथ में ये ज्वाइंट नहीं बनाती है। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? कह रहा है एक बच्चा तो हवा में रहती है क्या? अरे भाई तो हवा में थोड़ी रहेगी, क्या इसके आसपास मसल्स नहीं होंगे? क्या इस बोन के आसपास मसल्स नहीं होंगे? अगर कोई किसी के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है तो हवा में रहेगा क्या हमेशा? और इस हड्डी का काम क्या होगा? फिर तो आप सोचेंगे मैम ये है ही क्यों, इसको किसी के साथ जुड़ना भी नहीं है, ज्वाइंट भी नहीं बना रही है, तो फिर प्रेजेंट क्यों है? एनसीईआरटी ने इसकी कोई फंक्शंस नहीं दे रखे। मैं आपको बता दूं, आप इसे नोट करो। हायोइड के आसपास मसल्स होती हैं, उन मसल्स की मदद से ही वो टंग से अटैच्ड है और उसकी मदद से टंग में मूवमेंट कर पा रहे हो, जो तुम स्वेलो कर पा रहे हो, जो तुम च्यू कर पा रहे हो, उन सब में ये हायोइड के साथ जो अटैच मसल्स होती हैं
वो मदद करती है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो आप अलग से बेटा पोथियां मत बनाओ। डन 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 डन। और जब डन हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे दो। इसमें आपको सिर्फ बेटा इतना ही करना है। यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुख दर्द समस्या, किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस, करें आगे, ठीक है, चलिए। इसमें कोई 3D की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती की 3D मत मांगा करो। इसमें 3D की क्या जरूरत है? इतना अच्छा अपने आप में एक 3D है, इतना अच्छा सपोला बना के दिखाया, ये तो अपने आप में 3D है भाई। और क्या चाहिए? इसने अपना थोपड़ा दिखाया तुम्हें इतनी खुशी से, और क्या 3D चाहिए तुम्हें? ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बात बेटा हाइयोइड बोन की। तुमने अपने एक्सियल स्केलेटन में क्रेनियम के बारे में पढ़ा, तुमने अपने बेटा फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ा, और तुमने पढ़ा अपने हाइयोइड के बारे में जो आपके बकल कैविटी के नीचे है और किसी दूसरे बोन के साथ में जॉइंट नहीं बनाता, एंड दिस हाइयोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ठीक है, बात करते हैं फिर आपके हेड में बची लास्ट हड्डियां, ईयर ऑसिकल्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझना, ये लास्ट है तुम्हारे हेड के हड्डियों के नाम, ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का मतलब क्या होता है? ऑसिकल्स का मतलब बनाना नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। जब तुम ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल्स कहते हो, ऑसिकल्स का मतलब होता है हड्डी, बोन। सोचोगे कि मैम ईयर में हड्डी का क्या काम है? आप तो कह रहे हो हड्डियां लोकोमोशन कराती है, मूवमेंट कराती है। अब जो हम बेटा च्यू कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हड्डियों की मदद से कर पा रहे, फिर कान में हड्डी की क्या जरूरत थी मैम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हड्डी इन द कान? जब आप बोल रहे हैं ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब ही है बोन, बोन, कानों के अंदर की हड्डी, बोन। हमारे पास बेटा देखो एक बहुत ही बढ़िया से एक टॉपिक होता था, जिस टॉपिक को हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते थे, ईयर का टॉपिक होता था। ईयर, ईयर जब आप पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमारे पास ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो आपको नजर आ रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। फिर एक आता है बेटा जिसे कहते हैं मिडल ईयर, और एक आता है बेटा जिसे कहते हैं इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में फ्लूइड भरा हुआ होता है, और आप देखोगे आपकी बॉडी की बैलेंसिंग और पूरी जो अंदर की मैकेनिज्म वो उस फ्लूइड से कंट्रोल होती है, पर अभी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एक होती है आपकी एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल मतलब जो तुम्हें बाहर से नजर आ रही है, जैसे इसका ये कान नजर आ रहा है, ये बाहर से, 9th में भी था थोड़ा बहुत, क्लास 9th। ये तुम्हारा ईयर पिन्ना जो तुम्हें दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा था, इमेजिन करो कोई कबूतर आया, कबूतर के तुम कैसे कभी ऐसे कान इमेजिन कर पाओगे? कोई कबूतर कान लेके बैठा हुआ है ऐसे वाले, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, भगवान ने, ईश्वर ने तुम्हें दिया था कि तुम इसका इस्तेमाल करो, है ना? क्यों? इसमें साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके, जो भी कुछ व्यक्ति बोल रहा है सामने से या कोई साउंड आ रही है, उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है ये पिन्ना, और कलेक्ट करके फिर उसे अंदर की डायरेक्शन में भेजता है। ईश्वर ने कहा कि भैया इस्तेमाल करो इसका, ठीक है ना, जिसका तुम काफी कम इस्तेमाल करते हो, पर चलो कर लिया। फिर भी भगवान को तुम्हारे पर भरोसा नहीं था, कहा ये आदमी तो बड़ा कामचोर है, ये तो देखो आगे इस्तेमाल नहीं करेगा इसको, तो ईश्वर ने तुम्हें मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स दे दी। बताओ क्यों? क्यों दी? क्योंकि भैया जब ये साउंड वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं तो आपके मिडल ईयर में ये 3 हड्डियां जो होती है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, अभी मैं बताऊंगी, ये आपके साउंड वाइब्रेशंस को 10 गुना एम्पलीफाई कर देती है। 10 टाइम्स एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब समझते हो? एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देना 10 गुना। जैसे आप साउंड, फोन में साउंड बढ़ाते हो ना, वॉल्यूम का बटन होता है, साउंड बढ़ाते हो, जितनी भी वाइब्रेशंस तुमने कलेक्ट की उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, क्योंकि भरोसा नहीं था कि ये व्यक्ति बातों को सुने, तो जबरदस्ती सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हड्डियां हैं कानों में, क्योंकि आपकी साउंड वाइब्रेशंस को 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर देती है, 10 गुना बढ़ा देती है, 10 टाइम्स एम्पलीफाई। पहले तो मैं इन ईयर ऑसिकल्स का बेटा नाम बताती हूं तुम्हें, और हम ऐसे लिखेंगे दैट ईच मिडल ईयर, हम ऐसे लिखेंगे ईच मिडल ईयर, क्योंकि मिडल ईयर में होती है, ईच मिडल ईयर हैज 3 ईयर ऑसिकल्स। क्या होती है बेटा मिडल ईयर में? 3 ईयर ऑसिकल्स। तो आपकी 2 कान है, 2 मिडल ईयर है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है ना? यस।
और यहां पे हम कहेंगे ईयर ऑसिकल्स को तुम चाहो तो इस डायग्राम से मत बनाओ, मैं तुम्हें अभी बना के भी बताती हूं। ऐसे होती है आपके मिडल ईयर में हड्डियां, कुछ ऐसे होती है। एक होती है हैमर शेप, मेलियस, एक होती है एनविल शेप, इनकस, और एक होती है स्टिरअप शेप, स्टेप्स। ठीक है ना? अभी बताती हूं, देखो ये 3 हड्डियां हैं, इसे बोलते हैं मेलियस, हथौड़े जैसा शेप होता है, हथौड़ा, हैमर, हैमर शेप। फिर आता है बेटा आपके पास इनकस, ये पीले रंग वाला इनकस। इनकस होता है एनविल जैसा शेप दिख रहा है ना, उसी को एनविल शेप बोलते हैं। अगर आप कभी देखोगे हथौड़े को, हम तो बेटा हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम तो हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं कील ठोकने के लिए। घरों में होता है हथौड़ा, सबने बहुत कॉमनली देखा होगा हथौड़ा, है ना। एनविल होता है एक्चुअल में ऐसा शेप, ये एक्चुअल में बना होता है जिसके ऊपर हथौड़ा बीट किया जा सकता है, एनविल, है ना, हथौड़ा बीट। इसी शेप को एनविल शेप बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी आप पढ़ते हो, द स्मॉलेस्ट बोन, ये भी आपको पता है लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, है ना, और सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स। सो दिस इज स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन भी होती है और इसके शेप को बोला जाता है स्टिरअप शेप, स्टिरअप शेप। एंड इसके बारे में ये भी लिख सकते हो स्मॉलेस्ट बोन। ये 3 हड्डियां आपके एक मिडल ईयर में और यही 3 हड्डियां आपके दूसरे मिडल ईयर में। टोटल हो गई बेटा आपके पास 6 ईयर ऑसिकल्स टोटल मिला के। ठीक है ना? यस। तो हम लिखेंगे काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आखिर ये है ही क्यों। फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल, और टोटल तो बेटा आपको पता है ना 6 हैं ये। ईच मिडल ईयर हैज 3, तो टोटल 6। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन, जो आपकी साउंड वाइब्रेशंस कलेक्ट हुई उसको एम्प्लीफाई करना। पता है कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। आप लिख सकते हो 10 टाइम्स बाई 10 टाइम्स, और आप 10 टाइम्स ना लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। एक बार एनसीईआरटी में देख लेंगे कि 10 टाइम्स दिया है या नहीं, 10 टाइम्स दिया है या नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, ठीक है। तो यू हैव 3 ईयर ऑसिकल्स बच्चों, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मेलियस इज हैमर लाइक, इनकस इज एनविल लाइक, स्टेप्स इज स्टिरअप लाइक, एंड ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं और इनका काम है साउंड वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाई करना, 10 गुना बढ़ा देना। ठीक है ना? हियरिंग में हेल्प कर रही है बेसिकली, आपको हियरिंग में बेसिकली हेल्प कर रही है। डन 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 डन। देखो आपके एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। कौन सा पार्ट कंप्लीट हो चुका है? हेड। एक बारी क्विकली रिवाइज कराऊं, एक बारी क्विकली रिवाइज कराऊं, ठीक है। अगर आप लोग को धुंधला धुंधला हो गया हो जबकि हमने अभी अभी पढ़ा है, एक बारी मैं क्विकली रिवाइज कराऊं, लिखना मत। आप लोगों ने लिख तो लिया है ना? ठीक है, डन 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 डन। रिब्स एंड स्टर्नम स्टार्ट करने से पहले इसे लिखना मत, मैं गंदी हैंडराइटिंग में लिख ली हूं। एक्सियल में आपने 80 हड्डियां पढ़ी, उसमें तुमने पढ़ा हेड। हेड में बेटा ऐसे रिवाइज किया करो, जब भी तुम रिवाइज करोगे तो ऐसे रिवाइज किया करो, जब भी रिवाइज करोगे तो ऐसे रिवाइज किया करो जैसे मैं अभी बना के बता रही हूं, ठीक है ना। जैसे तुमने पढ़ा हेड में 29 हड्डियां हैं, हेड में तुमने पढ़ा स्कल, स्कल में तुमने 22 या 23 हड्डियां पढ़ी। फिर तुमने पढ़ा बेटा क्या? हाइयोइड। फिर तुमने पढ़ा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स ये हो गई 6, ये हो गई 1, ये हो गई इतनी। इसमें तुमने पढ़ा क्रेनियम, क्रेनियम हो गई 8। इसमें तुमने पढ़ा फेशियल, फेशियल हो गई 14। क्रेनियम में तुमने क्या क्या पढ़ा? क्रेनियम में तुमने पढ़ा फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, इथमॉइड। ऑसिपिटल में फोरामेन पढ़ा, फोरामेन मैग्नम, पैसेज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ऑसिपिटल में डाइकॉन्डाइलिक पढ़ा क्योंकि तुम्हारे पास 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। स्फीनॉइड में तुमने पढ़ा सेला टर्सिका जहां पिट्यूटरी ग्लैंड इनक्लोज होती है, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा फेशियल बोन, नेजल, एनएमजी, नेजल, मैक्सिले, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कॉन्के, मैंडिबल एंड बेटा वोमर। इनमें कुछ और नहीं दिया हुआ था, मैंने तुम्हें इनकी लोकेशंस भी बता दी थी। फिर तुमने पढ़ा हाइओइड, सिंगल होता है, यू शेप होता है, बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होता है, किसी और बोन के साथ में अटैच नहीं होता है, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। अगर ये इंक्लूड हो गया स्कल में तो स्कल में हड्डियां हो जाएगी 23 अगर ये इंक्लूड हो गया। 3 ईयर ऑसिकल, एक मिडल ईयर में, ये मिडल ईयर में होते हैं, ये याद रखना है। और ईयर ऑसिकल्स का नाम होता है मेलियस, इनका स्टेप्स, हैमर शेप, एनविल शेप, स्टिरअप शेप, साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना इनका काम होता है, ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। दैट्स इट। ऐसे रिवाइज करना होता है जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप बोलते हो ना कैसे रिवाइज करना है, ऐसे करना होता है। जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा एकदम पोथियां बनानी है, फिर से पोथियां बना रहे हो तो नोट्स ही लिखते रह जाओगे, नोट्स ही लिखते रह जाओगे, फिर जिंदगी भर नोट्स ही लिखोगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे रिवाइज करना होता है जब आपको क्विकली रिवाइज करना हो किसी भी चीज को, ठीक है ना। डन 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 डन। डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग, हाँ तुम्हारी तो बेटा नॉर्मल नोटबुक्स में भी ऐसी हैंडराइटिंग आती है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं बेटा हम रिब्स एंड स्टर्नम की, हम बात करेंगे। मैं पहले वर्टिब्रल कॉलम नहीं पढ़ाती हूं, मैं पहले रिब्स एंड स्टर्नम पढ़ाती हूं। तो पहले पढ़ने वाले हैं रिब्स एंड स्टर्नम को, फिर वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। जब आप रिब्स एंड स्टर्नम की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले इसमें से पढ़ाना चाहूंगी आपको स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम, ठीक है ना। आज एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस लाने थे पर क्वेश्चंस मैं बना नहीं पाई थी, इसीलिए क्वेश्चंस नहीं लेके आई। अगली क्लास में हम सब एनसीईआरटी कैटलिस्ट करेंगे, ठीक है। यस, जब आप स्टर्नम की बात करते हैं ना बच्चों, स्टर्नम को क्या बोला जाता है। पहली बात तो स्टर्नम की कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। स्टर्नम इज सिंगल, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन, वेंट्रली लोकेटेड। पहले तो ये लिखो, वेंट्रली लोकेटेड। आप अपनी ब्रेस्ट बोन को फील कर पाओगे, देखो देखो, यस, ये आप यहां पे टच करके देखो। सारे बच्चे अपने अपनी स्टर्नम को देखो, सारे बच्चे अपने अपनी स्टर्नम को देखो, फील कर पाओगे जितनी भी बातें मैं यहां पे लिखूंगी। दिस इज योर ब्रेस्ट बोन, द वन विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। और इस ब्रेस्ट बोन से कौन अटैच्ड है बेटा, इस ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होती है आपकी, एक तो आपको बहुत क्लियरली दिख रही है क्या अटैच्ड है, एक अटैच्ड है आपकी रिब्स, ये तो आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही है, राइट। यस यस, लेकिन आप एक बार ये फील करो, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप क्या इस वाले हिस्से को डिटेक्ट कर पा रहे हो। स्टर्नम पहले बहुत ज्यादा ना जब पढ़ाते थे डिटेल में तो स्टर्नम के भी पार्ट्स को पढ़ाया जाता था अलग से, कि इसमें एक होता है मैनूब्रियम, इसमें होता है बॉडी, इसमें होता है जाइफॉइड प्रोसेस। अभी इसके पार्ट्स को तो नहीं पढ़ाया जाता, बट आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज योर स्टर्नम, एंड अगर आप इस पार्ट को ऑब्जर्व करो ना बेटा ध्यान से, इस पार्ट को जरा ऑब्जर्व करो, इस पार्ट को जरा ऑब्जर्व करो, ये क्या इसे आप फील कर पा रहे हो। यस, स्टर्नम एंड ब्रेस्ट बोन आर डिफरेंट और सेम, सेम बेटा सेम। अगर आप देखो क्या इस ऐसे नॉच को ऐसे 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 लग रहा है गड्ढा है यहां, क्या सारे लोग अपना स्टर्नम को ऐसे टच करके फील कर पा रहे हो। हाँ, दिस इज द स्टर्नम का ये गड्ढा, इसे जग्यूलर नॉच कहते हैं, बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। दिस 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 यहां पे कर पा रहे हो, एग्जैक्टली ऐसा फील कर पा रहे हो कि ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही फील कर पा रहे हो कि ऐसा ही होगा। यस, हाँ। अब सारे लोग एक और चीज ऑब्जर्व करो, देखो क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो आपके सारे अपने अपने बेटा अपने अपने स्टर्नम को देखो, या तो अपना भाई बहन बैठा होगा तो उसको भी एज अ गिनी पिग बना सकते हो मॉडल, और उस पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो।
तो तुम अगर देखोगे तुम्हारे इस स्टर्नम के साइड में तुम्हें ऐसे दो उठे हुए बल्जेस नजर आ रहे हैं, ऐसे उठे हुए, एक यहां साइड में और एक यहां साइड में, दो उठे हुए पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। और यहां तुम्हें दिख रही है तुम्हारी कॉलर बोन। अपनी बॉडी पे देखो, कितनी सारी चीजें तो अपनी बॉडी पे देख पा रहे हो। इधर तुम्हें नजर आ रही है कॉलर बोन। कॉलर बोन को कहा जाता है ब्यूटी बोन्स। क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन्स कहते हैं। जिसके जितने ज्यादा ब्यूटी बोन्स मॉडल्स के दिखते हैं तो दे आर दैट इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ ब्यूटी व्हाटएवर। और मम्मियों को लगता है एज अ साइन ऑफ कमजोरी, हाय मेरी बेटी तुम्हारी हड्डियां निकल आई है, कितनी कमजोर हो गई है, हॉस्टल में कुछ खाती नहीं हो क्या। वो सिर्फ कॉलर बोन्स को देख के हमारी मम्मियां पता लगाती हैं कि हम कितने कमजोर हैं और कितने शक्तिशाली है ना। तो फिलहाल तुम्हें ये ब्यूटी बोन्स नजर आ रही होगी, कॉलर बोन्स नजर आ रही होगी। ये कॉलर बोन्स आपके स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। दो चीजों से अटैच्ड होती है आपकी ये ब्यूटी बोन्स। बट ये जो ब्यूटी बोन्स है ये एक तरफ से तो बेटा आपको नजर आ रही हैं, किससे अटैच्ड होती हैं? ये आपके स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज स्टर्नम। और ये आप फील कर पा रहे हो क्या? ये आप सारे बच्चे फील कर पा रहे हो ये अटैचमेंट को? थम्स अप देना। देखो कितना प्रैक्टिकल बेटा तुम अपनी खुद की शरीर में देख पा रहे हो। इससे ज्यादा मैं आपको कष्ट कर करके देखो जहां तक मैं पॉसिबल है आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। यस। सो अगर आप देखोगे यहां आपकी एक तो कॉलर बोन्स अटैच्ड होती हैं, ऐसे बना सकते हैं। स्टर्नम में आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किस किस चीजों का है। दिस इज योर स्टर्नम, एकदम मिड थोरैक्स में है, चेस्ट के एकदम मिड थोरैक्स, एकदम चेस्ट के मिड में है, मिड थोरैक्स है ना। सिंगल फ्लैट वेंट्रली लोकेटेड मिड थोरैक्स में है ना। यस। और ये आपकी जो कॉलर बोन्स है, एक तो ये अटैच्ड होती हैं तुम्हारे स्टर्नम से, दूसरी कौन अटैच्ड होती हैं बच्चों? ड्रॉ करना है, बिल्कुल करिए भाई, बिल्कुल करिए, ड्रॉ जरूर करिए। दूसरी कौन अटैच्ड है? अभी जो अगला टॉपिक पढ़ोगे इसके बाद, रिब्स। होती है कि नहीं? मैं एक ही तरफ की बना रही हूं, दोनों तरफ की नहीं बना रही हूं। मैंने रिब्स के आगे ये येलो कलर से क्या बनाया है अभी मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। अभी तो तुम ड्राइंग बनाओ बस ये वाली। ठीक है ना? हाँ देखो क्या लिखेंगे? कॉलर बोन्स और क्लैविकल बोलते हैं कॉलर बोन्स को, क्लैविकल्स अटैच्ड एंड रिब्स ऑल्सो अटैच्ड। रिब्स भी तो जुड़ी है ना, रिब्स ऑल्सो अटैच, रिब्स भी तो जुड़ी हुई है, लेकिन रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती है, अभी मैं बताती हूं। ठीक है ना? कार्टिलेज बनाया हुआ है, वेरी गुड। आपने अभी स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा ना कि आपके स्केलेटल सिस्टम में मेनली तो हड्डियां हैं बट कुछ कार्टिलेज भी हैं। मेनली हड्डियां हैं बट कुछ कार्टिलेज भी है। तो ये जो मैंने बेटा आपके रिब्स के आगे ये कार्टिलेज दिखा रखा है ना, इस कार्टिलेज को बोला जाता है कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल या हाइलीन कार्टिलेज। एक्चुअल में आपकी जो रिब्स होती है ना, रिब्स तो हड्डी है ना, रिब्स तो बोन है, रिब्स कार्टिलेज थोड़ी है। अरे भाई रिब्स क्या है? रिब्स तो कार्टिलेज, सॉरी रिब्स तो बोन है, रिब्स तो बोन है ना बेटा, रिब्स तो कार्टिलेज नहीं है, रिब तो हड्डी है। और स्टर्नम भी क्या है बेटा? स्टर्नम भी हड्डी है। तो एक्चुअल में आपकी स्टर्नम को आपकी रिब्स से जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में जो पीले कलर का मैंने बनाया है उसे कहते हैं कार्टिलेज। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ी है। ये अगर स्टर्नम है और ये अगर आपकी रिब्स है तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है, जुड़ता है, इसके बीच में जो गम लगा हुआ है ऐसे समझो, है ना,
जैसे ईंट और ईंट आपस में जुड़ी कैसे, सीमेंट की मदद से। आपको मैं जब जॉइंट्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में इसी का एग्जांपल बताऊंगी, ऐसे जॉइंट्स जो कार्टिलेज की मदद से होते हैं। तो ईंट और ईंट को कैसे जोड़ा, ईंट और ईंट को जोड़ा जब दोनों ईंट के बीच में क्या था, सीमेंट था, तो सीमेंट ने दोनों ईंटों को जोड़ा। वैसे ही दोनों हड्डियों को किसने जोड़ा, रिब्स को स्टर्नम से किसने जोड़ा, इस कोस्टल कार्टिलेज ने, यस, हाइलीन कार्टिलेज ने। हाँ, डन 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 डन। अभी तो मैं आपको रिब्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो स्टर्नम की तो सिर्फ इतनी ही बात है, इतनी सी बात है, ये चार चार नहीं 3 ही पॉइंट्स हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स है, दैट्स इट। स्टर्नम के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। स्टर्नम मिड थोरैक्स में है, स्टर्नम फ्लैट एक हड्डी है, स्टर्नम वेंट्रल साइड पे है, स्टर्नम से तुम्हारी कॉलर बोन्स जुड़ी हुई हैं, और यहां फील कर पाओगे ना, टच करके देखो रिब्स को, और रिब्स भी तो अटैच्ड है। बेटा एक बात बताओ, हड्डियों का काम क्या है, हड्डियों का काम होता है तुम्हारी सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना। अब क्रेनियम थी, उसने तुम्हारे सॉफ्ट और तुम्हारे यूजलेस ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, राइट। वैसे ही तुम्हारी जो रिब्स है, रिब्स और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम मिलकर रिबकेज बनाती है, उसमें कौन सा सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्टेड है, तुम्हारी लंग्स प्रोटेक्टेड है। तो सॉफ्ट टिश्यू को, हाँ आपने एनिमल टिश्यू में बताया था, हाँ यस, डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैम फ्लोटिंग रिब्स अभी बताऊंगी, रिब्स थोड़ी अभी डिटेल में पढ़ा, अभी मैं रिब्स पढ़ाऊंगी ना, रिब्स तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अब हम रिब्स पढ़ेंगे और फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। कितना सुंदर डायग्राम बनाया ना, रियल वाली रिब्स लग रही है, वैसे रियल की रिब्स लग रही हैं, रियल की हड्डियां लग रही हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैम रिब्स के बारे में। स्टर्नम तो सिंगल थी, एक थी। जब आप रिब की बात करते हैं तो रिब्स होते हैं बेटा 12 पेयर। जब आप रिब्स की बात करते हैं तो मेरे प्यारे सपोलो, रिब्स कितनी होती है मैम, रिब्स होती है 12 पेयर। और जब 12 पेयर बोल रहे हो तो 24 इन नंबर टोटल। पहले तो रिब्स की नॉर्मल बातें कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल टाइप ऑफ रिब्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आप रिब्स की बात करते हैं ना बेटा, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि रिब भी एक प्रकार की फ्लैट बोन होती है, पता है तुम्हें। सच्ची सच्ची बताना, सच में दिल, मतलब दिल पे हाथ रख के बताना, झूठ मत बोलना। अभी तक कितने सारे बच्चों को ये लगता था कि रिब्स जो होती है वो फ्लैट नहीं होती, ऐसी होती है जैसे आप हड्डियों को यूजुअली इमेजिन करते हो, ऐसी ऐसी गोल गोल हड्डी, गोल राउंड हड्डी। एक्चुअली में रिब्स ऐसी नहीं होती है, रिब्स बिल्कुल फ्लैट होती है। कभी आपको मौका मिले जीवन में, डॉक्टर बन जाओगे तो मौका मिलेगा रिब्स देखने का, तो आप देखोगे आपकी रिब्स एक्चुअल में ऐसी गोल गोल नहीं है, आपकी रिब्स बिल्कुल फ्लैट हड्डी होती है ना। लगता था ना कर्व्ड ऐसे गोल सी होगी, सिलिंड्रिकल टाइप्स, हम वही तो मैं बोल रही हूं। लेकिन एनसीईआरटी में देखो कितने क्लियरली लिखा हुआ है, रिब इज अ फ्लैट बोन। एक्चुअल में चपटी हड्डी होती है बेटा, ये बिल्कुल चपटी हड्डी होती है, ठीक है। तो रिब इज अ फ्लैट बोन, पहली बात तो फ्लैट होती है, ठीक है। और आप रिब्स के लिए पता है क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके आई थिंक 2-3 साल पहले नीट में स्टेटमेंट में कहीं पूछा था, ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक। पहले तो मैं ओवरऑल जनरल आपको रिब्स के बारे में बता रही हूं, फिर इंडिविजुअल रिब्स के बारे में बताऊंगी। ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक, हम रिब्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि रिब्स जो होती है बाइसेफेलिक होती हैं, रिब्स जो होती हैं बाइसेफेलिक होती हैं, ठीक है। और क्या बताना है मुझे, चलो वो तो बाद में बताती हूं। अच्छा अब एक रिब को बनाते हैं, ये ट्रू है फॉल्स है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक जनरल रिब को बना के देखना चाह रहे हैं, रिब्स को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है।
ये मैंने तुम्हारी किसी भी मान लो एक रिब को बनाया हुआ है, मैंने रिब्स को लिए एक वर्ड लिखा हुआ है बाइसेफेलिक। क्या मतलब है इसका? बाई का मतलब होता है टू, सिफेलिक का मतलब होता है हेड, सिफेला का मतलब होता है हेड। ऐसा मैंने क्यों कहा कि तुम्हारी रिब्स जो होती है बाइसेफेलिक होती है, ऐसा क्यों कहा, इसको हम जरा समझते हैं। वैसे तो तुम डायरेक्टली इस पॉइंट को याद कर सकते हो कि ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक, डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, बट अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी कि बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है। वेरी गुड जैद, आप इस हड्डी को ऑब्जर्व करो। रिब्स किससे किससे जुड़ी हुई है? रिब्स किससे किससे जुड़ी हुई है बेटा? एक तो तुम्हारे स्टर्नम से जुड़ी है कि नहीं, जुड़ी है कि नहीं बेटा? आर दे अटैच टू द स्टर्नम और नॉट? टेल मी। लग रहा है कि रिब्स तुम्हारी आगे से स्टर्नम से जुड़ी हैं। अच्छा, डॉर्सल साइड पर किससे जुड़ी होती है? डॉर्सल साइड पर किससे जुड़ी होती है? पीछे पीछे तुम्हारे पास डॉर्सल साइड पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं? ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है या नहीं, ये बता दो, यस और नो। जुड़ी होती है, यस, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। जब आप देखोगे इनकी अटैचमेंट पॉइंट विद द वर्टिब्रल कॉलम, तो तुम देखोगे रिब्स का कौन सा पार्ट वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है। अब मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया कि ये कार्टिलेज है, इसे आपने क्या बोला था? कोस्टल कार्टिलेज। इस कोस्टल कार्टिलेज की मदद से रिब्स इस वाले तरफ से तो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? आपके स्टर्नम से। पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, अटैच्ड टू स्टर्नम। और स्टर्नम कौन से साइड पे है? वेंट्रल साइड पर है, तो वेंट्रली ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, वेंट्रली ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? और डॉर्सल साइड पे है तुम्हारे पास वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल साइड पे तुम्हारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला जो पार्ट होता है रिब्स का ना बेटा, ये रिब का हेड कहलाता है, हेड ऑफ रिब। क्या है ये? हेड ऑफ रिब। आपको इस हेड ऑफ रिब में दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये और ये नजर आ रहा है। एक्चुअल में ये जो रिब होती है हेड वाले साइड से, मेरी इस उंगली को ऑब्जर्व करना, हेड वाले साइड से आपकी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से आपके वर्टिब्रल कॉलम से दो पॉइंट्स पर अटैच्ड होती है। हेड वाले रीजन पे रिब के ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये वर्टिब्रल कॉलम से दो पॉइंट्स पर अटैच्ड होती है। बिकॉज ये दो पॉइंट्स पर अटैच्ड होती है, क्योंकि इसके पास दो अटैचमेंट के पॉइंट्स होते हैं हेड पे, इसीलिए बाइसेफेलिक। बाई मतलब दो, सिफेलिक मतलब हेड। हेड पे ऐसे दो प्रोजेक्शंस है, दो रीजन्स हैं, और ये दो पॉइंट्स पर वर्टिब्रल कॉलम पर अटैच्ड होती है। हालांकि एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारी रिब्स बाइसेफेलिक होती हैं, तो यस, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल रिब्स आर बाइसेफेलिक, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या समझे? हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे छोटू छोटू जहरीले सपोलो, जल्दी बताइए। टू, पानी भिजवा दो यार, और एसी कम कर दो प्लीज। टू अटैचमेंट पॉइंट्स ऑन द हेड रीजन, ऑन द हेड रीजन फॉर वर्टिब्री। अब मेरे प्यारे सपोलो, तुम्हारे इस छोटे से बुद्धि का मैं और इस्तेमाल करने वाली हूं। समझ गए मैम अनामिका? अनामिका को देख के वो गीत याद आ गया, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका को भी, अनामिका तू भी तरसे, ऐसा है ना? ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, सी फोन आ रहा है। हाँ अनामिका, नहीं नहीं वो मतलब नहीं था। हाँ ओए अक्षय बेटा, ज्यादा अक्षय कुमार ना बन। अक्षय कह रहा है, मैं बोल रहा अक्षय कुमार कह रहा है। अक्षय कह रहा है इसका मतलब तो ऑसिपिटल बोन भी बाई वो है सेफेलिक। हाँ, जहां पे भी तेरे को दो प्रोजेक्शंस ऐसे दिख रहे हैं सबको बाइसेफेलिक बोल दे, है ना? कुछ भी अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगा बेटा, ठीक है ना?
उसे डाइकोंडाइलिक बोला, उसको डाइकोंडाइलिक रहने दे जबरदस्ती। चलिए, हाँ अनामिका, ये देखो कह रहे हैं अनामिका को रोस्ट कर दिया। कैसी बात कर रहे हो, कुछ भी तुम भाई पागल वागल हो क्या हैं? प्यार से बोला है, कह रहे हैं रोस्ट कर दिया। जब रोस्ट करते हैं तो तुम अपने ऊपर हंसते हो, मजाक कर रही है मैम, खिसका हुआ है क्या या है ही नहीं? हाँ चलो, बाइसेफेलिक का मतलब समझ आ गया। बाई मतलब दो, हेड सिफेलिक का मतलब हेड। जो रिब्स का हेड होता है, ये रिब्स का हेड है। हेड वाले पॉइंट पर दो अटैचमेंट के पॉइंट्स होते हैं। यहां से ये किससे अटैच करेगी, ये यहां पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी, और यहां ये किससे जुड़ेगी, यहां ये स्टर्नम से जुड़ेगी। समझ गए ना? अब मैं आपको, ये तो मैंने रिब्स के एक जनरल पॉइंट्स बताए हैं, अब मैं आपको ड्राइंग करके ये समझाऊंगी कि आपके रिब्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर फिलहाल मैं यहां पे पहले तो एक लिख देती हूं ऐसे, रिब्स अटैच्ड, रिब्स अटैच्ड, यहां पे लिखते हैं डॉर्सली, यहां लिखते हैं वेंट्रली, यहां लिखते हैं स्टर्नम। अब मैंने ऑल रिब्स नहीं लिखा है क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी, टाइप्स ऑफ रिब्स बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? यस। और डॉर्सली, अब मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है जिसको मैं तुम्हें आगे वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। यहां पे मैंने थोरैसिक वर्ड लिख दिया है। वैसे तो समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि ये हमने जब ब्रीदिंग आपको पढ़ाया था तो भी समझाया था कि थोरैसिक वर्टिब्री का क्या मतलब है, ठीक है? बट मैं एक बार और आपको समझाऊंगी, अभी तो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थैंक यू भैया। यस एवरीबॉडी। हाँ आदित्य बेटा, वो वहां पे पढ़ाया तो था, थोरैक्स रीजन, वेरी गुड बेटा। अभी आपको मैं वर्टिब्रल कॉलम डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन वैसे अगर तुम अपने वर्टिब्रल कॉलम को देखो, ऑलरेडी अंडरस्टूड, दैट्स वेरी गुड। जिसको खुद से समझ में आ गया है, इट्स एक्चुअली आपको खुद से समझ में आना चाहिए था। जेन्युइनली बताऊं तो खुद से समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि थोरैसिक वर्ड क्यों यूज करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी समझाती हूं एक बारी, और आगे मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आप और डिटेल में समझेंगे। या वर्टिब्रल कॉलम देख पा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी है ना सबके पास। हड्डी के अंदर क्या प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर तुम अपनी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम को जरा ध्यान से देखो तो ये हड्डी तुम्हारी गर्दन से ही शुरू हो गई। देखो, गर्दन से शुरू होते होते, चेस्ट से शुरू होते होते, एब्डोमेन से लेके पेल्विक एरिया तक गई। ये पूरी आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। पीठ का भी कुछ ऐसा सा शेप दिखता है, यस। तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां हैं, ये आपके गर्दन से ही शुरू हो जाती है। गर्दन पे कुछ हड्डियां हैं, फिर ये गर्दन पे कुछ हड्डियां हैं, फिर चेस्ट एरिया पे कुछ हड्डियां हैं, फिर आपके एब्डोमेन में कुछ हड्डियां हैं, फिर आपके पेल्विक एरिया में कुछ हड्डियां हैं, है ना? तो बहुत सारी हड्डियां हैं। अब वर्टिब्री जिस पोजीशन पर है उसके अकॉर्डिंग उसके नाम होते हैं बेटा, है ना? तो अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी भी डिटेल में कि आपकी जो वर्टिब्री नेक पे होती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है ना कई लोगों को। जो चेस्ट एरिया में है उसे थोरैसिक वर्टिब्री बोलते हैं, जो उसके नीचे है उसे लंबर वर्टिब्री बोलते हैं। तो आपकी जो रिब्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड हैं, बट कौन से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है? क्या सर्वाइकल वर्टिब्री से अटैच्ड है? क्या यहां तुम अपने रिब्स को लेके घूम रहे हो, या तुम अपने यहां पे रिब्स को लेके घूम रहे हो? नहीं ना, इतनी बुद्धि तो है, इतना तो जानती है ना आप। जल्दी बताइए, क्या तुम्हारे रिब्स बेटा यहां तो नहीं है? एक बार फील कर लो, यहां तो रिब्स नहीं है। रिब्स तो फील कर पा रहे हो ना, कहां होती है रिब्स? तो आपकी रिब्स बेसिकली चेस्ट एरिया में है। अगर आपकी रिब्स चेस्ट एरिया में है, थोरैक्स एरिया में है, तो डेफिनेटली थोरैक्स एरिया में जो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होगा उसी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों से वो जुड़ेंगी। भाई अगर नीचे होता तो नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ती, इस एरिया की वर्टिब्री से ही जुड़ेंगी ना जो पीछे है।
तो कहा कौन सी वर्टिब्री है बेटा? इस तरफ आपकी थोरैसिक की वर्टिब्री है ना, यहां से लेके यहां तक आपकी रिब्स जुड़ी हुई है। तो ये मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूं कि अगर आपको स्पेसिफिकली पूछे कि वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सी वर्टिब्री से जुड़ती है, तो थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ती है। डन 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 मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, डन 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 डन। तो एक थम्स अप दे दिए। वैसे तो मैं आपको अभी वर्टिब्रल कॉलम डिटेल में पढ़ाऊंगी, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बस तुम पढ़ो ना पढ़ो, पर पढ़ेंगे तो सब कुछ डिटेल में, ठीक है? अभी पढ़ेंगे। चलिए अब हम बेटा टाइप ऑफ रिब्स देखने वाले हैं, ठीक है ना? नॉट डन तो जल्दी जल्दी डन करो। ये क्या तरीका है 10 घंटे तक नोट्स बनाने, नोट्स छापने हैं? सिर्फ नोट्स ही छापने के लिए आते हो क्या? हेडिंग डालेंगे बेटा टाइप ऑफ रिब्स, और इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, टाइप्स ऑफ रिब्स। इसके लिए मैं टेबल बनवाऊंगी, तो आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, आधे पेज, पूरे पेज, चौथाई पेज, 25% पेज, 10% पेज, जितना भी जगह हो कहीं से भी शुरू कर लीजिए, ठीक है ना? अब आपको मैं अभी बताऊंगी वर्टिब्री का मतलब क्या होता है बेटा। लग रहा है तेरे पास है या नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। रीढ़ की हड्डी कहते हैं बेटा, ठीक है? पढ़ ले। वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों को बोलते हैं। आपकी वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, उस हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियां मिलके उस कॉलम को बना रही हैं, उन्हें वर्टिब्री बोलते हैं। वर्टिब्री आर द हड्डी और द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियल बोन्स आर द हड्डी ऑफ योर क्रेनियम। Cranial bones are the huddy of your skull. Facial bones are the huddy of your skull. Vertebrae are the huddy of your vertebral column. ठीक है? Type of ribs. एक कंपैरिजन करते हुए बेटा इसको पढ़ते हैं। 3 प्रकार की रिब्स होती है। नीट में कई बार यहां से सवाल आया हुआ है, और अगर आपके लिए आ जाए, आप तो बल्कि मनाओ कि यहां से सवाल आ जाए, क्योंकि बहुत इजी सवाल आता है। वैसे भी अब आप पेपर का पैटर्न देख ही पा रहे होंगे, एनसीईआरटी के बाहर तो जाते हैं नहीं, और इस वाले पोर्शन में तो सवाल ही नहीं उठता इतनी, मतलब कि बाहर कुछ भी आए। बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर सवाल आता है। टाइप ऑफ रिब्स, पहला वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बन गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है? देखो लिखते हैं यहां ट्रू रिब्स, सच्ची रिब्स। सच बोलती हैं क्या ये रिब्स? फिर आती हैं बेटा ट्रू रिब्स के बाद फॉल्स रिब्स। अब ये क्या झूठ बोलती हैं? फिर आती हैं बेटा फ्लोटिंग रिब्स। अब ये फ्लोट करती हैं क्या? अभी समझेंगे। 3 प्रकार की रिब्स होती हैं। एक काम करेंगे बेटा, देखो कम से कम टेबल में आधा पेज तो लगेगा, और मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही इसे समझाऊंगी। इससे अगर आपको बनाना है तो आप जरूर जरूर डायग्राम को बनाइए, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसे ट्रू बोला, इसे फॉल्स बोला, इसे फ्लोटिंग बोला, क्यों बोला, है ना? लेकिन टेबल के अंदर डायग्राम इसलिए नहीं बना रही हूं क्योंकि फिर टेबल में घिचपिच मच जाएगी, इसलिए मैं टेबल के अंदर नहीं बना रही हूं, ठीक है ना? अलग से बना लेंगे इसे थोड़ा। तो जब मैं ट्रू रिब्स कह रही हूं, तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। कम से कम आधे पेज का स्पेस रख लो, आधा पेज में आई थिंक हो जाना चाहिए, और उसके बाद डायग्राम को बनाना, जो डायग्राम मैं आपको इनको समझाने के लिए बनाऊंगी। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स। पहली जो 7 पेयर होती है ना बेटा रिब्स की, उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है? 8th 9th 10th pair of ribs are false ribs. And 11th
and 12th pair are floating ribs. अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप इनके नाम पे जाओ तो जैसा इनका नाम वैसा ही इनका डेफिनेशन, एक्चुअल में वो वैसे ही होते हैं, इसीलिए तो इनका नाम पड़ गया ना। जैसे कई लोगों को तुम बोलते हो बड़े सपोले हैं यार, क्योंकि बहुत जहर उगलते हैं, तो जो जहर उगलते हैं उनका नाम सपोले रख दिया जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं? जैसा नाम के अनुसार उनका कार्य होता है, इसीलिए तो उनका नाम वैसा रखा जाता है ना। जैसे बोलते हैं अरे यार तू कछुए जैसा क्यों चल रहा है, क्योंकि वो धीरे चल रहा है। अरे यार तेरे पैरों में मेहंदी लगी है वाला तो फिर किसी से रिलेट नहीं करेगा। मतलब तुम समझ रहे हो ना, घोड़े की जैसी, चीते की चाल, बाज की नजर, है ना। ऐसा वाला एक डायलॉग था ना, बाज की नजर चीते की चाल पे कभी शक नहीं करना चाहिए। चलिए जी, जो भी है, मतलब कि भैया आप रिलेट कर रहे हो क्योंकि वो वैसे होते हैं ना, इसीलिए तुम उसको बोलते हो। जैसे तुम किसी को नागिन बोलते हो, है ना। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? यस एवरीवन। तो वैसे ही मेरे प्यारे सपोलो, यस, हाँ वैसे ही मेरे प्यारे सपोलो, जब आप किसी को ट्रू रिब्स बोलते हैं तो उनको ट्रू क्यों बोलते हैं, सच्चा क्यों बोलते हैं? देखो वो सच नहीं बोलते, पर वो बिल्कुल जो रियल तुम रिब्स की डेफिनेशन देते हो वो उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं, इसीलिए वो ट्रू रिब्स होते हैं। कि भैया मैंने अगर रिब्स की ये डेफिनेशन बोल दी तो पत्थर की लकीर है ना, पत्थर की लकीर है, वो बिल्कुल उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं और इसीलिए वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन को फॉलो करते हैं? जो ट्रू रिब्स होती हैं, पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, वो पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो ट्रू रिब्स इसीलिए है क्योंकि वो स्टर्नम से भी अटैच्ड होती हैं और वो वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड होती है। आप कहोगे कि मैम ये कौन सी नई बात बताई, अभी तो आपने हमें ये बता ही दिया है। आपने बता ही दिया है कि मैम रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। इसमें नई बात क्या बताई है आपने? अभी मैं आपको बताती हूं मैंने नई बात क्या बताई आपको। ट्रू रिब्स वो रिब्स हैं जो आपको नॉर्मल जैसी रिब्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी बिल्कुल उस डेफिनेशन पे खरी उतरती हैं। वो वेंट्रल साइड से स्टर्नम से अटैच होती हैं और वो डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। वो ट्रू रिब्स है, बिल्कुल राइट डेफिनेशन को फॉलो कर रही हैं। देखो, these are true because are attached ventrally to sternum and dorsally to vertebral column. अगर मैं इसकी ड्राइंग बनाना चाहूं तो मैं कैसे ड्राइंग बना के तुम्हें दिखा सकती हूं? देखो, हाँ पूर्णिमा, बिल्कुल फॉल्स में ऐसा नहीं होता बेटा। मैं वापस से इस टेबल पे आऊंगी तो चिंता नहीं करना कि मैम हमें लिखना है। लिखने के लिए मैं तुम्हें टाइम दूंगी। जैसे ये मैं स्टर्नम बना देती हूँ, बहुत ही गंदा जो स्टर्नम बनाया, इसे थोड़ा सीधा किया जाए। जैसे ये हमने स्टर्नम बनाया, अब अगर ट्रू रिब्स होंगी और पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम है। अब मैं 3D तो नहीं बना सकती, मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगी बाद में, आज नहीं लेके आई हूं पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें पहले तो दिखा देती हूं कैसे। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ये फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स इस साइड में भी हैं, पर मैंने एक ही साइड की बनाई है क्योंकि पेयर है ना। ये इनकी कार्टिलेज, 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 ये इनकी कार्टिलेज। नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स होती हैं वो आपके
वेंट्रल साइड से, जैसे आपने डेफिनेशन बताया था कि वेंट्रल साइड से आपकी स्टर्नम से अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, और डॉर्सल साइड से आपकी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हैं, बिल्कुल सही, एकदम वैसी ही होती हैं, एग्जैक्टली वैसी ही होती हैं, समझ गए? यस, वेंट्रल साइड से स्टर्नम और डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम। जैसा आपने, मैं डॉर्सल साइड इसलिए नहीं बना रही हूं, मैं कैसे बनाऊं, ड्रॉ करना मारूंगी मैं, अभी ब्लॉक करा दूंगी ऐसे लोगों को। बोला ना बनाना है, टेबल के बाहर बना के। सोते हो क्या आधी क्लास में? आधे बच्चे ना क्लास में सोते हैं, इसीलिए सिलेक्शन रेशियो इतना कम होता है। लाखों में से बस कुछ बच्चे, देखो गुस्सा दिलाओगे तो असलियत सुनोगे। क्यों नहीं सिलेक्ट होते इतने? क्योंकि आधे बच्चे सुनते ही नहीं है। जो बात 10 बार बोल के तुम्हें बताई जाती है क्लास में, तुम बनाना है, लिखना है, करना है, ये वो, सिलेक्शन कैसे होगा? जो इतना लेस अटेंटिव माइंड है वो कैसे नीट का पेपर क्रैक कर सकता है भाई? इतना लेस अटेंटिव बच्चा कभी क्रैक कर ही नहीं सकता। तुम 100 बार बोली हुई चीजों को नहीं पकड़ पाते, तुम कैसे नीट क्रैक करोगे यार? डांट खाओगे, गलती करोगे डांट खाओगे। एसी कम कर दो यार, समझ गए? 3D बाद में दिखाऊंगी, जब 3D दिखाना होगा। तो आपकी ट्रू रिब्स हो गई, वेंट्रल साइड से स्टर्नम से अटैच्ड है, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। आपको मैं बताऊं, रिब्स को ना वर्टिब्रल कॉलम से बड़ा प्यार है। पूछिए क्यों? बिना किसी एक्सेप्शन के सारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, उनको वर्टिब्रल कॉलम से बेहद मोहब्बत है। सारा धोखा स्टर्नम के साथ होता है। क्या बोला मैंने? चाहे ट्रू रिब्स हो, चाहे फॉल्स रिब्स हो, चाहे फ्लोटिंग रिब्स हो, बिना किसी एक्सेप्शन के सारी रिब्स आपकी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं। सारी, चाहे ट्रू चाहे फॉल्स, सारा जो लोचा होता है, सारी जो गड़बड़ होती है, वो स्टर्नम के साथ होती है, वो स्टर्नम के साथ होती है। अभी मैं आपको बताती हूं कैसे। पहले मैं डायग्राम को ही कंप्लीट करती हूं। देखो, जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स थी, उन्हें तुमने क्या बोला था? उन्हें तुमने बोला था फ्लोटिंग, सॉरी फॉल्स रिब्स बोला था। उन्हें फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं मैम? क्योंकि वो रिब्स जो होती है ना मैम, वो वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से तो सबको प्यार है, पर वो स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। अगर वो ऐसे जुड़ी होती ना बेटा, ऐसे ऐसे, तो ये तो ट्रू रिब्स हो जाती, बट वो ट्रू रिब्स नहीं है, वो तो फॉल्स रिब्स है। ये क्या करती है ना बेटा, ये पहले इनकी जो कार्टिलेज है वो पहले 7th की कार्टिलेज से जुड़ती है, और 7th की कार्टिलेज से जुड़ने के बाद वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है। क्या समझे? क्या समझे? ओ मेरे सपोलो, 8th 9th एंड 10th वर्टिब्रल कॉलम से तो ये भी जुड़ी हैं। मैंने कहा ना, बिना एक्सेप्शन के सारी रिब्स को वर्टिब्रल कॉलम से बेहद मोहब्बत है, वो वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ती हैं। बट 8th 9th और 10th की जो कार्टिलेज है वो पहले 7th के कार्टिलेज से जुड़ी, और 7th वाली तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है। समझे? यस एवरीवन, इनडायरेक्ट अटैचमेंट। इसीलिए तो झूठी हैं, नकली नाटक कर रही हैं, जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना, हाँ 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 समझ में आ गया मैम, सब समझ में आ गया मैम, सब समझ में आ गया मैम, फिजिकल क्लासरूम में। अभी तो समझ में आना चाहिए, और क्या, इससे क्या तुम्हें समझ नहीं आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा तुम्हें? हाँ, पर कई लोग होते हैं ना, बड़ा नाटक करते हैं और एक्टिंग कर रहे होते हैं पूरी, फॉल्स, ठीक है ना? समझने की एक्टिंग, समझदारी की एक्टिंग। तो फॉल्स रिब्स को हम कहते हैं, these are named so, these are named so because ventrally first attached to cartilage of 7th rib, cartilage of 7th rib, and indirectly to sternum,
indirectly to sternum and dorsally to vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम से तो सब अटैच्ड है, इस बेसिस पर तो हम क्लासिफाई करते ही नहीं है, हम तो स्टर्नम पे कैसे अटैच्ड है उस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. डन डन डन. यस. अब अगर बात करें बेटा फ्लोटिंग, हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल फ्लोटिंग, हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं. भाई तेरे कितने नंबर आए? मेरे तो 715 आ रहे हैं भाई टेस्ट में. तेरे कितने आए? मेरे तो 720 आ रहे हैं यार. पिछले में कितने आए थे? 705, 700, है ना. बिल्कुल फ्लोट कर रहे होते हैं जब तक कि नीट एग्जाम नहीं आता. नीट एग्जाम के बाद रियलिटी आती है. देखो ऑनलाइन में कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं बिल्कुल ऐसे ही, साइड में नोटबुक रखी, और ये बहुत ही गलत तरीका है बेटा पेपर देने का, क्योंकि अभी तो तुम फ्लोट कर रहे हो ना. अरे 715, 720, 705 है ना. और ये बबल फूटता है जब रियलिटी में एग्जाम होता है. कई लोग तो बेटा कॉपी रख के भी नकल नहीं कर पाते, बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए. हाँ हाँ, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है. कई लोग, अगर तुम ओपन बुक टेस्ट ले लो ना, तो कई बच्चे ओपन बुक में भी नहीं पता कर पाएंगे, पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक कहाँ दिया हुआ है. ऐसे महान व्यक्तियों को देखा है तुमने? मैंने देखा है ऐसे महान व्यक्तियों को. तुम उनको फुल फ्रीडम दो कि ले भाई ये ले किताब, ये ले जूलॉजी मेडिजी, सारे लगा ले क्वेश्चंस, तब भी नहीं कर पाएंगे. समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो भाई ऐसी फ्लोटिंग आपकी रिब्स भी फ्लोट करती है. खैर, मैं इंसानी एग्जाम्पल से वापस आती हूँ हड्डियों में. तो आपकी जो फ्लोटिंग रिब्स होती है वो भी बेटा फ्लोट ही कर रही होती है, एक्चुअल में वो इनकम्प्लीट होती है. लेकिन देखो, मैंने कहा कि वर्टिब्रल कॉलम से तो सबको मोहब्बत है, तो वर्टिब्रल कॉलम से तो ये भी जुड़ी हुई है. समझ रहे हो ना. वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, चीटिंग नहीं करनी चाहिए बेटा, ये तो गलत बात है, चीटिंग करनी ही नहीं चाहिए. तुम सबसे बड़ा नुकसान अपना अगर कुछ कर सकते हो, आप की चीटिंग करके पेपर देना. अपने मम्मी पापा को भी इंप्रेस करोगे, यहां पे अपनी रैंक ले आओगे दोस्तों पे, पर इससे कोई फायदा नहीं. इससे इतना ज्यादा आपको बेटा, यू विल अंडरस्टैंड दिस लेटर. इफ यू आर डूइंग दिस, स्टॉप इट राइट नाउ. अगर आप ये कर रहे हैं तो ये अभी करना, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे बुरी चीज आप अपने साथ कभी कर ही नहीं सकते. आप कम नंबर लेके आइए, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए. आप यहाँ पे कितने बड़े बेटा स्टार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नीट में परफॉर्म नहीं कर पाए और इसकी लत लग जाएगी आपको यहां चीटिंग करने की, तो ये ना कीजिए. ठीक है ना. तो जब आप फ्लोटिंग रिब्स की बात करते हैं तो देखो, डॉर्सली, अच्छा पहले तो ये लिखो, दीज आर नेम्ड सो, दीज आर नेम्ड सो, इनका नाम ऐसा क्यों है? दीज आर नेम्ड सो बिकॉज only attached ventrally. इसका डायग्राम में मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए तो वर्टिब्रल कॉलम दिखाना पड़ेगा, है ना. only attached ventrally, only attached dorsally to vertebral column, वेंट्रली फ्री है ये. मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, अभी मैं होमवर्क लास्ट में दूंगी, ठीक है ना, जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अच्छा, जब आपने बोल दिया कि चलो ठीक है, ये हो गई आपकी फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोट कर रही है ना, वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट ही नहीं है, आधी है, वेंट्रल साइड से इनकम्प्लीट है, स्टर्नम तक पहुंच ही नहीं पा रही है. ठीक है, समझ गए? यस एवरीवन. अब एक बेहद इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, आपको पता है ट्रू रिब्स ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो, और क्या ये सारे, ये आपको खुद ही समझ में आना चाहिए पॉइंट, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. इससे क्वेश्चन आया था नीट में. ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स. रीजन पूछना चाह रही हूं. ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल रिब्स, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल रिब्स.
क्या इसके नाम से, ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्या इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसी को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोला, किसी को वर्टिब्रोस्टर्नल बोला, किसी को वर्टिब्रल रिब्स बोला? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस एवरीवन, क्या आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके मतलब इनके फीचर से ही समझ में आ रहा है कि इनके नाम ऐसे क्यों पड़े बेटा? यस एवरीवन, आप इसे नोट भी कर लो, मैं साइड हो जाती हूं। यस एवरीबॉडी, अटैच्ड है उनसे कॉन्ड्रो, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कार्टिलेज, खुशी बिल्कुल सही, बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट पोजीशन, अटैच्ड टू बोथ वर्टिब्रल, वेरी गुड, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। यार जिनको आप वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोलते हैं, क्यों बोला? क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है, अटैच्ड टू वर्टिब्री, और स्टर्नल क्यों बोला? अटैच्ड टू स्टर्नम, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है ना, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स हो गई। अटैचमेंट के बेसिस पर आपने यहां पे बोला वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, क्यों? क्योंकि अटैच, वर्टिब्रो तो बोला क्योंकि अटैच टू वर्टिब्री, कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रो वर्ड कहां से आया? कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, अटैच टू वर्टिब्री एंड कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ स्टर्नम, सॉरी कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, इनडायरेक्टली स्टर्नम पर कार्टिलेज से अटैच है ना सेवेंथ रिब के। यहां पे तुमने बोला ओनली वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि स्टर्नम से तो कोई लेना देना नहीं है, ओनली अटैच टू वर्टिब्री। दैट्स इट बेटा, टॉपिक खत्म, डन डन डन। बताओ किसी को कोई दुखदार समस्या? कितना इजी है, सिर्फ अटैचमेंट पॉइंट के बेसिस पर तुम रिब्स के नाम बता देते हो। बताओ, इजंट इट इजी? इस नाम से क्वेश्चन आया था, किसको वर्टिब्रोस्टर्नल बोलते हो, किसको वर्टिब्रल कॉन्ड्रल बोलते हो। हाँ, अब दक्ष का क्वेश्चन आया। दक्ष बेटा देख, तूने भी नलायकी की, तू ध्यान से अगर सुनेगा या ध्यान से अगर सोचेगा तो तू खुद आंसर दे सकता है। अरे दक्ष कह रहा है कि तो फिर बाइसेफेलिक कैसे हुई सारी रिब्स? अरे क्योंकि बाइसेफेलिक मतलब हेड रीजन पर दो अटैचमेंट पॉइंट है, तो वर्टिब्रल कॉलम से तो सारी अटैच्ड है ना यार, स्टर्नम से अटैच नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम से तो सारी अटैच्ड है। और हेड बाइसेफेलिक है ना यार, हेड वाली एरिया पे वर्टिब्रल कॉलम से दो अटैचमेंट का पॉइंट है, तो उससे तो वो अब अटैच्ड है ही, इसीलिए तो बाइसेफेलिक है। आप ये तो स्टर्नम वाले डायरेक्शन में वेंट्रल साइड पे किससे अटैच्ड है किससे नहीं है उसके बेसिस पर कर रहे हो, वर्टिब्री से तो सारी अटैच्ड है। थम्स अप दे दो। हाउ डज फ्लोटिंग रिब्स लुक लाइक? आई विल शो यू द एनिमेशन इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज हम एनिमेशन लेके नहीं आए हैं। क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, और रीजन क्या है कि ये फ्लोटिंग क्यों होती है। होमवर्क क्वेश्चन, आज का सवाल, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स ऐसी दिखेंगी, देखो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे से ऐसी इनकम्प्लीट होती हैं। दीज आर द फ्लोटिंग रिब्स, 11th and 12th, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी के अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये दिखाया हुआ स्टर्नम, ये स्टेर्नम, ये आपको वर्टिब्री दिखाई, ये आपको दिखाई हुई है बेटा रिब्स, ये आपको रिब्स दिखाई हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ट्रू रिब्स, ठीक है। इन्होंने तो देखो लेबलिंग में ही गलत कर दिया, इन्होंने अपनी लेबलिंग पता नहीं कैसी लेबलिंग की है, इतनी गंदी लेबलिंग की है, ठीक है ना। ये पहला रिब, ये दूसरी रिब, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th एंड ये 7th। चलो यहाँ पे ये 7th है, एक्चुअल में ये 7th है। ये सातों देखो यहाँ पे तो कार्टिलेज भी कितनी गलत तरीके से दिखाया है
है ना। पर अभी मैंने आपको सही डायग्राम बना के बताया है कि कैसे होता है, यहां पे तो सही से बनाया नहीं हुआ है। और ये है 8th 9th एंड 10th। 8th 9th 10th की कार्टिलेज 7th की कार्टिलेज से जुड़ती है और इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती है। यहां तो 6th और 7th को भी एक साथ जोड़ के दिखा दिया है, थोड़ा सा गंदा डायग्राम बनाए, बट कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स आप देख रहे हो, ये 11th वाली और ये 12th वाली, ये फ्लोट कर रही है क्योंकि ये वेंट्रल साइड से किसी से भी अटैच्ड नहीं होती है। ठीक है, मैं थोड़ी रिब्स एंड स्टर्नम की एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर वर्टिब्रल कॉलम का एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देंगे। आपका पहले एनसीईआरटी में वर्टिब्रल कॉलम दिया हुआ है और फिर एनसीईआरटी में बेटा रिब्स एंड स्टर्नम दिया हुआ है, तो थोड़ा रिब्स को एक बारी, रिब्स एंड स्टर्नम को मेरे साथ एक बारी पढ़ लो। ठीक है, देखो, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, ईच रिब इज अ थिन एंड फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। बोला हर एक रिब की जो हड्डी होती है वो होती है पतली एंड फ्लैट हड्डी होती है, जो डॉर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है और वेंट्रली आपके बेटा स्टर्नम से जुड़ी है। ठीक है, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, हेंस कॉल्ड एज बाइसेफेलिक। भाई इस लाइन को ध्यान से सुनिए, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ने के लिए, ज्वाइंट। अभी बताया ना, आपकी ये वाली हड्डी क्या लिखी थी आपने, क्या है बेटा यहां, हायोइड। हायोइड डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर हड्डी, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन डॉर्सल एंड हेंस बाइसेफेलिक। यही तो डॉर्सल एंड था ना, जो डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रहा है वही तो डॉर्सल एंड है। तो ये डॉर्सल साइड पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है, इसीलिए बाइसेफेलिक है। ऑल रिब्स हैं बेटा, ये सारी रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, पहली 7 पेयर ट्रू होती है, क्यों, बिकॉज डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द thoracic vertebrae एंड वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू द sternum विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। डॉर्सली वो किससे अटैच है बेटा, डॉर्सली वो अटैच है आपकी वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच है आपके स्टर्नम से कार्टिलेज की मदद से। 8th 9th 10th पेयर डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। बोला 8th 9th और 10th डायरेक्टली स्टर्नम से तो नहीं जुड़ती हैं, बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। बोला 7th रिब से पहले वो जुड़ती हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से एंड इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोला जाता है, कॉन्ड्रो क्योंकि कार्टिलेज से पहले अटैच हुई और इनडायरेक्टली अटैच हुई बेटा स्टर्नम से। इन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। यहीं पे लिख लो एनसीईआरटी में, है ना। लास्ट 2 पेयर 11th एंड 12th दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रल साइड से तो कनेक्टेड ही नहीं है, एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage। ये बात तो हमने बेटा ऑलरेडी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी लिखी थी कि आपकी जो thoracic vertebrae होती है, आपकी जो रिब्स होती हैं और आपकी जो स्टर्नम होती है वो रिब केज बनाती है। थोड़ा सा हम वर्टिब्रल कॉलम का इंट्रोडक्शन भी देंगे बिकॉज हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। और अगले दिन हम वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स में अगर कोई एनिमेशन हमें देखनी है तो हम उसी क्लास में फिर एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि किसी ने पूछा था वर्टिब्री क्या होती है, तो ऐसे लिखो, बोन्स, बोन्स known as vertebrae, bones known as vertebrae makes this column that protects the spinal cord, that protects the spinal cord। किसका प्रोटेक्शन कर रहा है ये, स्पाइनल कॉर्ड, that protects the spinal cord, ठीक है।
दैट प्रोटेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड। हाइलिन कार्टिलेज का क्या काम है बेटा? जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे ये एक हाइलिन कार्टिलेज जो होता है, जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ रहा है, दोनों के बीच में एक गम का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है ना? अब देखो, यस, एक टेबल बनाते हैं। क्या सुर निकाला मैंने, वाह। एक्चुअल में आपके पास 26 हड्डियां तो है, अभी है आपके पास 26 हड्डियां, लेकिन फीटल लाइफ में आपके पास 26 हड्डियां नहीं थी बेटा। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियां बोलते हो ना, पर वो एडल्ट में होती है। जब फीटल लाइफ में होते हैं तो 26 हड्डियां नहीं होती है, उससे ज्यादा होती है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसे, नेम ऑफ द वर्टिब्री, फीटल लाइफ एंड एडल्ट। बहुत ज्यादा बड़ा टेबल बन गया भाई, बहुत छोटी सी टेबल की जरूरत है, छोटे से टेबल में काम हो जाएगा, ठीक है ना? छोटे से टेबल में काम हो जाएगा, इतना बड़ा पोथा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना? मेरे से बन गया है, ठीक है ना? यहां पे हम लिखते हैं वर्टिब्री का नाम, नेम, फीटल लाइफ। फीटल मतलब जब आप मदर के वूम्ब में होते हो तो आपको फीटस कहा जाता है, फीटस, फीटस। कई लोग तो अभी भी हैं फीटस। ओए निम्फ कौन बोला? हर्ष, हाँ निम्फ, तू निम्फ था? कह रहे निम्फ में 3, निम्फ था तू? हम निम्फ होते हैं, कॉकरोच है, हाँ? प्लीज ऑफ द क्लास, ओके? लेट मी आस्क समवन टू ऑफ द क्लास, ओके? प्लीज ऑफ द क्लास, स्विच ऑफ द क्लास। फीटल एंड एडल्ट लाइफ, ठीक है ना? तो हमारी एडल्ट्स में कितनी वर्टिब्री, फीटल में कितनी वर्टिब्री है ना? एक बारी देखते हैं। पहले तो वर्टिब्री के नाम देख लेते हैं बेटा एक बारी, है ना? एक वर्टिब्री हमारी होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल। एक होती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्री, एक होती है बेटा हमारी लंबर वर्टिब्री, एक होती है हमारी बेटा कौन सी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉकीजियल। बेटा मैं एक बीच में एक वो ऐड कर दूं, एक टेबल और, एक टेबल इसमें और ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना? एक टेबल और ऐसे ऐड कर देती हूं ताकि आपको ना इसकी लोकेशन पता चल जाए कि ये कहां लोकेटेड होती है। यहां पे लिख देते हैं लोकेशन, और यहां लिख देते हैं फीटल लाइफ में आपके पास कितनी हड्डियां थी इसकी, ठीक है ना? यस। अभी एडल्ट में तो आपके पास 33 हड्डियां, ये तो सबको पता है। कैसे है 33 हड्डियां? मैं पहले लिख लेती हूं फिर आपको समझाऊंगी। 7 नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, सेम 12 फीटल लाइफ में, 7, 12, 5, 5 और 4, 10, 22, 29, 33 हो गए ना? 33, और यहां पे हो गया 7, यहां हो गई 12, यहां हो गया 5, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, तो 4 और 4, बस 4 और 3, 7 कम हो गई, 26, ठीक है? देखो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा मैंने, आपकी ये जो वर्टिब्रीज हैं, जिसे आप बोल रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, मैं साइड हो गया, आप लिख लो। फिर आप बोल रहे हैं बेटा लंबर वर्टिब्री, फिर आप बोल रहे हैं बेटा कॉकीजियल वर्टिब्री, और एक है आपकी सेक्रल वर्टिब्री। पहले तो मैंने इनकी लोकेशन लिखी हुई है कि ये कहां कहां लोकेटेड होते हैं। जिसको आप सर्वाइकल वर्टिब्री बोल रहे हैं, सर्वाइकल का मतलब होता है वो आपके नेक एरिया में लोकेटेड है। आप अगर अपना नेक वाला एरिया देखोगे, यहां छू के देखोगे, तो यहां जितनी भी हड्डियां हैं, यहां जितनी भी हड्डियां हैं नेक, गर्दन वाले एरिया में, उसे बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर नेक के नीचे आए, ये वाला एरिया होता है तुम्हारा चेस्ट वाला एरिया, थोरैक्स वाला एरिया। ये चेस्ट वाले एरिया में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां दिखेंगी,
इसे तुम बोलते हो थोरैसिक वर्टिब्री। फिर उसके भी नीचे आए तो तुम्हारा ये एब्डोमेन वाला एरिया आता है, दिस इज योर एब्डोमेन। एब्डोमेन वाले एरिया में जो वर्टिब्रल कॉलम की बेटा हड्डियां तुम्हें दिखती है उसे बोला जाता है लंबर वर्टिब्री। तुम्हें पता है लंबर वर्टिब्री पूरे बॉडी का जो वेट है ना हमारा, वो भार बड़ी स्ट्रांग होती है। लंबर की वर्टिब्री बड़ी बड़ी और स्ट्रांग होती है, लंबर वर्टिब्री पूरे बॉडी का भार उठाती है। फिर उसके नीचे एब्डोमेन के नीचे आता है तुम्हारा पेल्विक एरिया। उस पेल्विक एरिया में जो हड्डियां आती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, सेक्रल वर्टिब्री एंड कॉकिजियल। कॉकिजियल तो टेल बोन भी कहते हैं, कॉकिजियल। कई लोगों की टेल बोन बड़ी प्रोमिनेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। पहले के टाइम पे तो बेटा इसका यूज था, अभी तो वेस्टिजियल है, तुम पूंछ लेके थोड़ी घूम रहे हो वैसे भी, है ना। पहले भी आपकी जो क्या बोलते हैं कॉकिजियल टेल बोन है, लेकिन आपकी जो ये टेल बोन का प्रोमिनेंस होता है और ये वेस्टिजियल है, किसी काम की नहीं है, है ना। तो आपकी जो ये टेल बोन है, इस टेल बोन को कॉकिजियल बोला जाता है, कॉकिजियल टेल बोन, है ना। अब इसके नंबर को अगर आप देखोगे, नेक पे जो वर्टिब्री जिसे आप सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हो, तो ये कितनी है बेटा 7 है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। और सेम एडल्ट में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। आपके गर्दन पे 7 सर्वाइकल है एडल्ट में, एम्ब्रियोनिक लाइफ या फीटल लाइफ में भी आपके पास 7 ही थी है। थोरैसिक एरिया में एम्ब्रियोनिक लाइफ या फीटल लाइफ में 12 थी और एडल्ट में भी बेटा तुम्हारे पास 12 ही है। लंबर वर्टिब्री तुम्हारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियो मतलब जब तुम मम्मी के वूम्ब में थे, या फीटल लाइफ, तब तुम्हारे पास बेटा थोरैसिक ये लंबर 5 थी, अब भी तुम्हारे पास 5 है। डिफरेंस आता है बेटा सेक्रल और कॉकिजियल में, मैं तुम्हें ये एनिमेशन से दिखाऊंगी भी। आपकी 5 हड्डियां अलग अलग थी व्हेन यू वर इन द फीटल लाइफ, 5 हड्डियां आपकी सेक्रल में थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और ये 5 मिलके जुड़ के जब एक हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो बनता है एक हड्डी, सेक्रल हड्डी इन द एडल्ट। कॉकिजियल हड्डी एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी 4, लेकिन एडल्ट लाइफ में बेटा ये 4 हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं तो बनता है एक हड्डी। आप इसे काउंट करेंगे तो आ गया 26 इन द एडल्ट सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री। अरे कम नहीं होती है, फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होके एक सिंगल हड्डी बनाई, कम थोड़ी हो गई, गायब थोड़ी हो जाएंगी। और ये 33, अरे 4 हड्डियां अगर फ्यूज कर गई तो सिंगल हड्डी बन गई, 5 हड्डियां अगर फ्यूज कर गई तो सिंगल हड्डी बन गई। समझ गए? यस एवरीवन, जल्दी बताइए। डन डन डन, है ना। अब बेटा इसके आगे वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक 2 क्लासेस में तुम्हारा ये टॉपिक तो फिनिश हो जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है वो तो अलग बात है, बट इट शुड टेक वर्टिब्री, देन आपकी गर्डल बोन्स। हाँ 2 क्लासेस मैक्सिमम लगनी चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। देखो कोई रेस नहीं करनी, कहीं भागना नहीं है, ठहर के पढ़ो आराम से, समय है आराम आराम से, कोई भागना थोड़ी है, ठीक है। यस अब अगली क्लास में दिखाएंगे, क्योंकि ना बेटा एनिमेशन लेके नहीं आई थी, ठीक है ना, और क्योंकि डॉक्टर्स को रिपोर्ट भी दिखाने जाना था, तो बैक टू बैक क्लासेस की वजह से तुम्हारी एनिमेशन देखनी पड़ती है कि तुम्हें कौन सी एनिमेशन दिखाऊं तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो उसे देख के फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ऐसे रैंडमली नहीं दिखाती हूँ, तो इसीलिए नहीं लेके आई। एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चंस अगली क्लास में कर लेंगे, और बेटा इसकी एनिमेशन भी अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। यस आई होप तुम्हें अभी समझ में आ गया। हाँ जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर वो भी लास्ट क्लास में वो होगा, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर एंड जो बचा हुआ टॉपिक है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। क्लास वैसे 5 मिनट पहले छूट गई, क्योंकि इससे ज्यादा 5 मिनट में मैं कुछ हफड़ा तफरी में तो मैं पढ़ा नहीं पाती, इसलिए छोड़ दिया मैंने। बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ो, जो एनसीईआरटी की रीडिंग है एटलीस्ट आगे की वर्टिब्रल कॉलम की, गर्डल बोन्स की थोड़ी सी पढ़ के आना। गर्डल बोन्स और मतलब आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो अगली क्लास में हो जाएगा, और जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर उसके अगले क्लास में हो जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक छोटा सा गाना सुना देते हैं और फिर करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए यस
फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताए किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। मतलब कि वाइट कोट और स्टेथोस्कोप, अभी तुम्हारे सपनों में तो यही आना चाहिए ना भाई, यही आएगा तभी तो बेटा तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, और फिर मैंने कुछ मेहनत नहीं की, तो फिर बेटा मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचोगे। बट एनीवे, इसमें भी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ, ऐसे नहीं करूंगी वापस से, है ना। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरी ही बातों में उलझा रहा मैं, जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।